और सब लोग चले गए हैं घर बाहर। अच्छा, कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं। भारत सरकार, अभी जो हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में हमने पहला सेक्टर उठाया है, पहला जो टॉपिक है वो है नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियों के बारे में हमने बताया कि भारत सरकार क्या करती है, जितने भी उसके अधीन जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं या फिर सरकारी जो उद्योग टाइप की जो कंपनियां हैं, उनको वित्त के रूप में स्वायत्ता प्रदान करने के लिए और ऑपरेशन यानी काम करने में दक्षता प्रदान करने के लिए तीन प्रकार की श्रेणी निर्धारित करती है, जिसको बोलते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न में से हम लोग कर रहे हैं नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी के बारे में हम लोग ये भी डिस्कस किए कि 1997 से सबसे पहली बार नवरत्न योजना शुरू की गई, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि बेहतर कार्य निष्पादन हो और तुलनात्मक रूप से जो अच्छा लाभ दे रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो और वो विशाल उद्यम के रूप में उभरे। इसके लिए नवरत्न कंपनियों की स्थापना की गई। इसी क्रम में जो है नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। अब नवरत्न कंपनियों की संख्या मार्च आते आते नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई 26, जिसमें 25वीं नवरत्न कंपनी है। भारत सरकार के जो रेल मंत्रालय उसी के अधीन जो एक कंपनी है, इसको IRCTC बोलते हैं। तुम रेल की यात्रा करती है, जो भी लोग रेल की यात्रा करते हैं, रेल का सभी कुछ काम जो है IRCTC करती है। तो IRCTC को मिला है 25वां नवरत्न कंपनी का दर्जा, और उसी की एक और कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो उसको पैसा मुहैया करवाती है, वो बनी है 26वीं नवरत्न कंपनी। इतनी चर्चा हम लोगों ने किया। अब थोड़ी सी आपको बता दे एक दो चीजें और, जैसे नवरत्न कंपनी जो होती है, नवरत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज आप समझ लो कि अगर कोई कंपनी नवरत्न कंपनी है, तो सबसे पहली जो चीज चाहिए कि कंपनी नवरत्न कब बनेगी। नवरत्न कंपनी ऐसे ही नहीं बन जाती है। नवरत्न एक दर्जा है, एक तमगा है, एक पहचान है। पहली चीज होना चाहिए कि वो कंपनी पहले से जो है मिनी रत्न होनी चाहिए, पहले से मिनी रत्न हो। और मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए होना चाहिए, कैटेगरी फर्स्ट होना चाहिए, पहला चीज जो होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो होना चाहिए, वही कंपनी मिनी रत्न नवरत्न बनेगी जो जो पिछला 5 साल बीता है, जो जो पिछला 5 साल बीता है, उस 5 साल में से लगातार 3 साल में, जो 5 साल बीता है, कम से कम 3 साल में उसने जो भी किसी के साथ समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जो समझौता ज्ञापन प्रणाली किया है, उसके अंतर्गत उसकी कैटेगरी या तो वेरी गुड आई हो या तो एक्सीलेंट आई हो। MOU के अंतर्गत या तो उसकी कैटेगरी एक्सीलेंट आई हो या उसको दर्जा वेरी गुड का मिला, तभी जो है नवरत्न कंपनी बन सकती है। पहली दूसरी बात। तीसरी बात यह भी है कि जो पिछला 3 साल बीता है कंपनी का, उन 3 साल में जो लास्ट 3 साल है, जो पिछले 3 साल में कंपनी के साथ क्या हुआ हो, कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की हो, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा होना चाहिए। और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो है 6 स्टैंडर्ड्स हैं, 6 मानक हैं। और जो ये 6 मानक हैं, 6 मानक में उसको 100 पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया गया है, और 100 पॉइंट में से कम उसको 60+ पॉइंट्स मिले होने चाहिए। 60+ पॉइंट मिला हुआ होगा तब वो कंपनी नवरत्न कंपनी होगी। यानी तीन जो है शर्त है नवरत्न कंपनी होने के लिए। पहली शर्त यह है कि वो कंपनी मणिरत्न कंपनी की कैटेगरी 1 में लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, पिछले 5 साल में जो भी उसने समझौता ज्ञापन प्रणाली की हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ भी किया हो, किसी कंपनी के साथ, किसी सरकार के साथ, उसमें परफॉर्मेंस उसका एक्सीलेंट या वेरी गुड आया हो।
और तीसरा जो है, जो पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस है, पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस है उसको, उसमें 6 स्टैंडर्ड्स बनाया है। 6 स्टैंडर्ड्स में से जो उसके पॉइंट्स दिए जाते हैं, 100 में से कम 60 होने चाहिए। अगर ये ऐसा मिला है किसी कंपनी को, स्टैंड परफॉर्मेंस ऐसा है, तो उसको नॉर्थ कंपनी बना दिया जाएगा। तो ऐसे ही आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों ने प्राप्त किया, इसलिए ये नॉर्थ कंपनी है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं, हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि जो 6 स्टैंडर्ड क्या क्या है, सुन लीजिए। पहली चीज तो है उसका नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ का कितना है, इसका कुछ पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट जो होता है नेट प्रॉफिट। जो 6 स्टैंडर्ड है, तो पहला स्टैंडर्ड क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो है उसका, नेट वर्थ का कितना है। पहला पॉइंट जो है नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ का कितना है, उसका एक परसेंटेज है, उसका एक पॉइंट है। दूसरा जो है, जो टोटल, जो उसका प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल उत्पादन है, वो जो टोटल प्रोडक्शन है वो उस वाले प्रोडक्शन में कितना जो है कॉस्ट लगी है मैन पावर की, यानी जितना भी उत्पादन किए हैं उस उत्पादन करने में कितने आदमी खर्च हुए हैं, मतलब उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है, और सर्विसेज में कितना पैसा खर्च हुआ है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट। जिसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद, यानी कि जो आपको लाभ मिला है वो टोटल कितना लाभ मिला, यानी उसमें से सबको आपने खर्च अपना निकाल दिया, डिप्रिसिएशन निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया, और एम्प्लॉयज का पैसा दे दिया, उसके बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है। चौथी बात जो हो रही है इसमें होती है वो है कि प्रॉफिट जो है, मतलब टर्न ओवर जो हो रहा है, टर्न ओवर जो आपको पूरा आपका टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर पर आपको टोटल कितना जो है प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट टर्नओवर पर। पांचवा जो है वो होता है कि अर्निंग जो हो रहा है वो एक शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है। ये नया पॉइंट जुड़ा, पहले ये नहीं था। और छठवां जो है, ये भी पहले नहीं था, वो इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस कितना है, यानी अन्य जो सेक्टर्स में जो परफॉर्म हो रहा है वो कितना है। तो ये 6 मानक को 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके आधार पर जो है देखते हैं कि 60 पॉइंट आया है कि नहीं। अगर 60 पॉइंट आया है, उसके आधार पे परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? क्लियर बात है, देख लीजिए।
सर ये छठा पॉइंट फिर से समझा दीजिए। छठवां पॉइंट मतलब जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे भी जो मतलब कोई कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, वो जैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी तुलना में आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंटर सेक्टर परफॉर्मेंस है, यानी कि तुलनात्मक परफॉर्मेंस कैसा है, आप प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं कि नहीं। जी सर। तो ये चीज है। आप थोड़ा ये तो चीज समझ लेते हैं कि ये समझना है कि नवरत्न होने से फायदा क्या है। तो पहला तो फायदा ये होता है कि भाई जो पैसा आप कमाते हो, वित्तीय जो भी टर्नओवर हुआ, उस उससे क्या होता है कि आपकी ऑटोनोमिटी में वृद्धि होती है कि आप ज्यादा पैसा कमा लो, सरकार आपसे नहीं पूछती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, वित्तीय स्वायत्ता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा चीज जो है ये हो जाता है कि सरकार का अब डायरेक्टली हस्तक्षेप कम हो जाता है। यानी कि आप अगर आपको कहीं किसी के साथ विलय करना है, किसी कंपनी का अधिग्रहण करना है, ठीक है, तो बिना सरकार के हस्तक्षेप के आप कभी किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर बना लो, किसी भी देश के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, उसका अधिग्रहण कर लो, उसका विलय कर लो। तीसरी जो खास बात उसमें होती है वो ये होती है कि अब ग्लोबली क्या होते हो, आप अपना विस्तार कर सकते हो। आपको अमेरिका जाना, अमेरिका जाओ, इंडिया के बाहर कहीं जाना, कहीं भी अपनी कंपनी बनाओ, कुछ भी कर लो। जैसे गेल है, एनटीपीसी है, जो भी ये सब कंपनी है, या मारत्ना कंपनी है, कहीं भी जाकर के अपना उद्यम खोल सकते हैं। और जो खास बात ये होती है कि ये निवेशक जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो है शेयर जो है उसका वैल्यू तय कर सकते हैं, कितना शेयर रखना। यही सब जो है लाभ होते हैं नवरत्न होने के। अब एक और खास बात जो आपको पता है वो ये है कि अब इन दोनों कंपनियों के जुड़ने के बाद से अब इंडियन जो रेलवे है, इंडियन जो रेलवे है, उसकी जो है 4 कंपनियां ऐसी हो जाएंगी जो 4 क्या 5 6 7 कंपनियां ऐसी हो जाएंगी जो नवरत्न है। जैसे आईआरएफसी तुरंत हो गई, आईआरसीटीसी हो गई, उससे पहले रेलटेल हुई थी, रेलटेल रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, RCOIL, रेलटेल हुई थी। और रेलटेल से पहले इरकॉन हुई थी, इरकॉन हुई थी। इरकॉन से पहले राइट्स हुई थी, और राइट्स से पहले हुई थी RVNL, रेलवे विदेश निगम लिमिटेड, और सबसे पहले हुई थी कॉनकोर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1 2 3 4 5 7 कंपनी हो गई रेल मंत्रालय के अधीन जो इस समय नवरत्न हैं। क्लियर है। ठीक है। अब बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करेंगे। आप इसके बारे में थोड़ा समझिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में।
जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2024 का। और जो 2024 का ये सूचकांक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, एक संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये संस्था क्या करती है? ये एक संस्था एक तरह से एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कहीं पूरे विश्व में कहीं भी जो गड़बड़ सौदे हो रहे हैं, जिसमें रिश्वत ली जा रही है, जिसमें सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, उसके आधार पर जो भी चीजें हो रही है उसको रोकने की दिशा में सरकार के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कंपनी के साथ मिलकर के काम करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है। बर्लिन मतलब जर्मनी। ये जो मुख्यालय है उसके माध्यम से ये 100 से अधिक देशों में करप्शन या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये काम करती है। और 1995 से लगातार ये रिपोर्ट जारी कर रही है हर वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी चक्कर में 2024 का ये रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसको बोला गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब जो ये जारी हुआ है, ऐसे क्रम देखेंगे तो 30वां क्रम हो जाएगा, 30वां एडिशन है इसका। और इस 30वें एडिशन में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इस पूरे इंडेक्स को क्या करते हैं? 100 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। 0 से लेकर के 100 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। जो 0 होता है वो सबसे ज्यादा करप्ट होता है, और जो 100 होता है वो सबसे ज्यादा क्लीन होता है, यानी वेरी क्लीन और वेरी करप्ट। यानी जो 0 पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा करप्ट होगा, और उसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। करप्शन इधर सबसे ज्यादा है 0 की तरफ, और 100 की तरफ सबसे कम है, या फिर 0 है। तो जो ये वाला इंडेक्स आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से, जो वर्ल्ड का इंडेक्स है वो 43 है। विश्व का इंडेक्स जो है वो 43 है। और ये भी कहती है ट्रांसपेरेंसी की 67 से 70% जो देश है वर्ल्ड के, उनका सीपीआई 50 से कम है। यानी करीबन जो 67-68% देश हैं, उनके यहाँ करप्शन जो है, जो इंडेक्स है वो 50% से कम है सीपीआई स्कोर। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? आगे बताएं। कुछ बोला किसी ने क्या? सर ये 67 क्या बताए हैं? 67% देश विश्व के 2/3 से अधिक जो देश है, वहां पे जो सीपीआई स्कोर है वो 50 से कम है। जो ये 0 से 50 है वो 50 से कम है सीपीआई स्कोर। यानी कि 0 सबसे ज्यादा करप्ट, 100 सबसे ज्यादा क्लीन, तो यानी आधे की स्थिति है। यानी
आधे वाली स्थिति है, आधा है आधा नहीं है। थोड़ा और आगे देखिए, जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले जो देश है, मतलब आप कर लो, कह लीजिए कि सबसे कम, सबसे जो लिस्ट भ्रष्टाचार वाले, सबसे कम जो करप्शन वाले देश हैं, यानी जिसका स्कोर 100 के पास में है, उसमें नंबर 1 पे आता है डेनमार्क। नंबर 1 पे डेनमार्क आता है जिसका स्कोर है 90। नंबर 2 पे आता है फिनलैंड जिसका स्कोर है 88। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान रखना है। नंबर 3 पर आता है सिंगापुर, ये 84 के आसपास है। नंबर 4 पे आता है न्यूजीलैंड। नंबर 5 पे आता है आपका लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग पड़ोसी है स्विट्जरलैंड का। उसके बाद आता है नॉर्वे और उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। ये 7 देश ऐसे जिनका स्कोर जो है, ये भी 81, ये भी 81, ये 83 और ये 84। जो सबसे कम करप्शन वाले, भ्रष्टाचार वाले देश हैं वो ये है, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये वो देश हैं जो सबसे कम, जहां पे करप्शन है, सबसे कम भ्रष्टाचार जहां पे है। क्लियर है? अब कुछ देश ऐसे भी होंगे जहां पे भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। सर्वाधिक करप्शन जहां पे है, यानी जिसका स्कोर 0 के पास होगा, नजदीक होगा, तो उसमें है 180वां देश है, 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसका नाम है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। इसका स्कोर है 8। दूसरा है आपका सोमालिया, स्कोर 9 है। वेनेजुएला भी ऐसा ही है, 10। और सीरिया, ये 12। ये टॉप लिस्ट जो है, जो देश है भ्रष्टाचार की दृष्टि से सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले, वो यही है। अब इस पे एक दो चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इन देशों में अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जो पिछले 5 साल के अंदर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उस अच्छा परफॉर्मेंस वाले देशों में मालदीव शामिल है, और एक देश आप जान सुने हो नाम, कोसोवो, वो शामिल है, कुवैत शामिल है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने सीपीआई स्कोर में बहुत ज्यादा इजाफा किया, वृद्धि की है, अचानक से बेहतर वृद्धि की है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जो इंडिया है अपना, उसकी स्थिति ऐसी है कि 1993 से लेकर के 2022 की अगर बात करें तो इसका परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा आपको
बेहतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन की स्थिति वैसी ही है। बहुत अच्छी हम लोग स्थिति में रहते नहीं हैं। और 2024 में अगर हम लोग देखें तो 2024 में जो ये रिपोर्ट है, हमको मिला है 38 पॉइंट मिला है। और हमारा रैंक अगर देखेंगे तो रैंक हमारा है 96। 180 देशों में हमारा रैंक है 96। और मालदीव और जैम्बिया भी इसी के साथ जो है हमारे 96 प्लेस पे हैं। 2023 में जो कंडीशन हमारी थी, हम लोग का पॉइंट था 39 यानी, और हमारा जो रैंक था वो था 93। तो पहले अच्छी स्थिति नहीं थी और अभी भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे देखा जाए तो जितना हमारा रैंक ऊपर रहेगा उतना अच्छा है। जैसे जितना हम लोग 100 के पास रहेंगे, 100 तो अभी भूल जाए, अभी हम लोग 40 और 50 देख रहे हैं, ठीक है ना। और पॉइंट ज्यादा देखना है, रैंक पॉइंट जितना ज्यादा रहेगा, और चूंकि कितने देश शामिल हो रहे हैं उसकी बात हम लोग को करना है। तो यही है, 38 पॉइंट है, पॉइंट बढ़ाने पे ध्यान देना है। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे दुख की बात है कि पड़ोसी देश बहुत आगे हैं। जैसे अगर हम लोग भूटान की बात करें तो भूटान का प्लेस जो है वो 18th है, और चीन का प्लेस जो है वो 76 है। तो ये लोग हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। बाकी और कोई देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, ये सब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन सब की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ करप्शन हमारे यहाँ से ज्यादा है। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम और आगे बताएं। सर ये 18वां स्थान, ये 2023 की बात हो रही है? नहीं नहीं, 2024 की बात हो रही है। ये इसी साल का सीपीआई 2024 की ही बात हो रही है, जिसमें हमारा स्कोर जो है 38 पॉइंट है और रैंक हमारा 96 है। उसी वाले रैंक में इनका प्लेस 18th और 76 है। सेम ईयर की बात हो रही है तुलनात्मक रूप से। क्लियर है बात? अब एक चीज और बता दें आपको, अगर हम लोग इसमें एक और तुलना कर लें कि सेक्टर वाइज या फिर आप कह लीजिए क्षेत्रवार, सेक्टर वाइज जो है सेक्टोरल, अगर हम लोग परिणाम देखें, क्षेत्रवार अगर परिणाम देखें, यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखें, तो सबसे अच्छी स्थिति जो है, जो अमेरिकन क्षेत्र है, जो अमेरिकन जोन है वो है, यानी इनका जो स्कोर है वो 42 है। और जो उसमें सबसे अच्छा देश है वो उरुग्वे है, उरुग्वे अमेरिकन जोन में। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो वही यूरोप वाला आएंगे, वेस्टर्न यूरोप आता है, वेस्टर्न यूरोप आता है या यूरोपीय संघ आता है। इनका टोटल जो सीपीआई स्कोर है
वो 64 है। और इसके सबसे अच्छा जो देश है वो है डेनमार्क। आप जान ही रहे हो, नंबर 1 है ही। सबसे खराब हंगरी है इनके यहाँ। ऐसे ही जो ईस्टर्न यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, जो पूर्वी यूरोप है या मध्य एशिया कह लो, इसको मिडिल एशिया भी कह लो, ये दोनों को साथ मिला के देते हैं लोग। तो इसका स्कोर इन लोग का है 35। और सबसे जो इनका देश बढ़िया है उसका नाम है जॉर्जिया। और सबसे लास्ट में आता है अपना, इसके बाद जो है वो आएगा अफ्रीका। अफ्रीका में भी कौन सा आएगा? मिडल आएगा अफ्रीका, मिड आएगा, ईस्ट आएगा और नॉर्थ आएगा। साउथ वाला को सब लोग छोड़ देते हैं, ये लोग अलग से बनाते हैं इसका रैंक। इसका टोटल स्कोर है 39। और सबसे अच्छा देश है इनका यूएई। और उसके बाद जो सब सहारा अफ्रीका है, सब सहारा अफ्रीका, उसका नंबर आता है जिसमें इनका स्कोर है 33। सबसे बढ़िया देश है सेशेल्स। और एशिया जो पैसिफिक है, एशिया प्रशांत, जिसमें हम लोग आते हैं, एशिया पैसिफिक का जो स्कोर है वो है 44। और सबसे अच्छा जो आता है देश है वो है सिंगापुर। एक ये भी जो है ध्यान रखने वाली बात है समझने में। क्लियर है? किसी को उसमें कुछ समझना हो तो पूछे, फिर बताएं। चलिए, अच्छी बात। अब देखिए, थोड़ी एक और दो बात करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग जो जलवायु है हमारी, यानी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के रिस्क की बात करेंगे। क्लाइमेट रिस्क की बात करेंगे, जलवायु जोखिम की बात करेंगे। जलवायु जोखिम की बात करेंगे 2025 में। इंडेक्स, सूचकांक। देखो, जो क्राई है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स या फिर जलवायु जोखिम सूचकांक, वो क्या है? बेसिकली एक तरह का ये एक उपकरण या टूल है जो विश्व स्तर पर देशों में और उनके क्षेत्रों में जो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यानी कि जो किसी भी देश में, पूरे विश्व में जो एक्सट्रीम, जैसे बहुत गर्मी हो गई, बहुत सूखा पड़ गया, वो जो कंडीशंस आ रही हैं मौसम की, उसकी जो है बात करती है। चरम जो मौसमी घटनाएं हैं उसकी बात करती है और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करती है। 2006 से लगातार ये जो रिपोर्ट है क्राई की, वो जारी हो रही है।
और ये बीच बीच में ऐसा भी काम करती है कि पिछले 30 वर्ष के दौरान पूरे विश्व ने कैसे एक दूसरे देशों को प्रभावित किया है, उसको जो है ये भी बताती है कि कैसे विश्व ने प्रभावित किया एक दूसरे को। और जो 2025 का डाटा है वो 2022 के डाटा पर बेस्ड है। और इसने एक चीज और भी किया है कि 1993 से लेकर के इस वाले आंकड़े में 2022 तक के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कि इसका मतलब यह है कि जलवायु से जो भी मौसमी घटनाएं हुई हैं उनका इकोनॉमिकल क्या प्रभाव रहा है, उनका मानव पे क्या प्रभाव रहा है। यानी मानव प्रभाव का मतलब कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोग की मृत्यु हुई है, उसको भी आधार बनाया है इन लोगों ने। और उसके आधार पर रैंक भी दिया देशों को। और क्राइम में जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो रैंक में पहला होता है। यानी कि अगर इसमें रैंक फर्स्ट है यानी सबसे ज्यादा वो प्रभावित है, सबसे ज्यादा परेशान है। अब एक चीज और मैं बताया था आपको अभी कि 2025 का जो डेटा है वो 2022 के डेटा पर अवेलेबल है। उसका कारण यह है कि जब कोविड हुआ तो 21 से लेकर के 21 में, 22 में, 23 में और 24 में ये डेटा पब्लिश नहीं कर पाए। और कोविड के टाइम में इनके पास जो है जो डेटा था वो उपलब्ध नहीं था। तो अब ये उस सब का डेटा इकट्ठा करने के बाद ये इन्होंने अब दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है। अब इसमें जैसा हमने आपसे कहा कि इस वाले में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा जोखिम की कंडीशन में होगा, यानी सबसे खराब स्थिति होगी। खैर, जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसको जारी कौन करता है? एक संगठन है, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है एक संगठन है, एनवायरमेंटलिस्ट संगठन है, पर्यावरणीय संगठन है, वो जारी करता है। अब ये इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1993 से लेकर के 2022 तक लगभग 9400 क्लाइमेट जोखिम इवेंट हुए हैं। और जो 9400 से अधिक जो क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट हुए हैं, मौसमी घटनाएं हुई हैं, उसमें पूरे विश्व भर में करीबन 7,65,000 से अधिक लोग जो है मरे, मृत्यु हुई है। और पैसे की अगर बात करें तो इसी दौरान 4.2 ट्रिलियन डॉलर इतना नुकसान हुआ है पैसे के हिसाब से। और
जो एक्सट्रीम कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं 93 से 2020 के बीच में, वो तूफान के रूप में है, स्टॉर्म्स के रूप में है, तूफान के रूप में है, गर्मी के रूप में है, हीट वेव के रूप में है, हीट वेव के रूप में है, बाढ़ के रूप में है, फ्लड के रूप में है। इस रूप में सर्वाधिक मौतें हुई है। सबसे अधिक मौत जो है 35% तूफान की वजह से, 30% हीट वेव की वजह से और 27% बाढ़ की वजह से विश्व में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। और सर्वाधिक जो हानि पैसों के हिसाब से किया है उसने तूफान ने किया है। लगभग तूफान से 2.33 ट्रिलियन डॉलर की हानि हुई है। और फिर बाढ़ से जो है करीबन 1.33 ट्रिलियन डॉलर की हानि हुई है। क्लियर है? क्लियर है बात? सर। जी सर। अब हम उन देशों की बात कर लेते हैं जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे अधिक जोखिम की अवस्था में है। नंबर 1 पर जो देश सबसे अधिक प्रभावित है उसका नाम है पाकिस्तान। नंबर 2 पर बेलीज, बेल्सोपान, है ना। नंबर 3 पे इटली, ग्रीस, स्पेन, प्यूर्टो रिको, अमेरिका, नाइजीरिया, पोर्टुगल, बुल्गारिया, ये 10 देश हैं जो सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं एक्सट्रीम मौसम कंडीशन से। ठीक। अब इसमें एक और रिपोर्ट बहुत गजब है जो कि जानना हमको आपको बहुत जरूरी है। वो ये है कि इस वाले रिपोर्ट में क्राई 2025 में इसने एक और रिपोर्ट बनाई जिसमें इसने कहा कि 1993 से लेकर के 2022 तक कौन से देश सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं इस पूरे में। तो इसने नंबर 1 पर रखा है डोमिनिका रिपब्लिक को, डोमिनिका। नंबर 2 पे रखा है चीन को। नंबर 3 पे रखा है होंडुरस को। नंबर 4 पे रखा है इसने म्यांमार को। नंबर 5 पे रखा है इसने इटली को। नंबर 6 पे रखा है भारत को। तो कुछ ऐसे भी ये देश हैं इसने, इसलिए ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है।
7 पे ग्रीस है, फिर स्पेन है, फिर वनातू है, फिलीपींस है। ये है, यानी कि 1993 से 2022 के बीच में जो 30 वर्ष की अवधि है, जो सर्वाधिक प्रभावित देश की सूची है, उसमें इंडिया 6वें नंबर पे। और इंडिया 6वें नंबर में आप हम लोग याद कर लेते हैं, हम आपको याद होगा कि 98 में गुजरात में भुज में आया था, वो हुआ था। उसके बाद 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था। उसके बाद फिर हुदहुद आया था, अम्फान आया था, और बाढ़, और उत्तराखंड में बाढ़ भी आई थी। ये सब तो होते रहते हैं। इसमें एक और बात कही गई है कि इंडिया के कंडीशन में कि पिछले 30 साल में, इस पीरियड में 400 से अधिक जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कंडीशन रही है, 400 से अधिक। और इसमें 80,000 लोग मृत हुए हैं, कम से कम 80,000, और 180 बिलियन डॉलर की हानि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये जो 30 साल वाला डाटा है, ये लाजवाब है। क्लियर है? सर इन्हीं देशों में 10 देशों में 400 बार स्ट्रीम हुआ है सर। क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलिए, फिर से। सर इन्हीं 10 देशों में ही क्या 400 बार भूकंप? कैसी तुम बात कर रही हो? इन्हीं देशों में सबसे अधिक हुआ है। सिर्फ इन्हीं देशों में कैसे होगा? कोई मतलब ऊपर वाले की कोई क्या इनसे नाराजगी है? लेकिन यह है कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा कंडीशन खराब, सबसे ज्यादा इन और भी देशों में हुआ, कम हुआ है, लेकिन इन देशों में सबसे ज्यादा हुआ है। ये जो 400 है ये केवल भारत देश में हुआ है ना सर? ये सिर्फ भारत की बात है। ये 400 जो है, ये सिर्फ भारत की बात है। 400 जी से सर। अधिक जो है मौसमी घटनाएं भारत में हुई हैं, और इसी घटनाओं में से 80,000 लोग मरे हैं, और 180 बिलियन डॉलर की नुकसान हुआ है पैसे में। ठीक है, जी सर। आज इतना ही कराएंगे। और ये मुझे बताइए कि कल के लिए कल कितने बजे क्लास करोगे आप? सुबह करा दिया करिए आप। हैं? हाँ सर, सुबह। सब लोग तैयार होंगे तब ना। इस तरह से एक किसी व्यक्ति से नहीं, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो भाई जो लोग हैं, अगर सब लोग रेडी हों, सभी लोग, यानी कि जैसे आज मुझे लग रहा है आज समीर नहीं जुड़ा है, तो सब लोग आपस में बात कर लो, मॉर्निंग में करना कर लो, ठीक है, और हम करा देंगे इसको। एक टाइम एक बार डिसाइड थोड़ा कर लीजिए। और इसी बीच में हम थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हैं, बीच बीच में हम आपको वीडियो जिंगल्स जो है छोटे छोटे हम डालते रहेंगे, उसको आप देखते रहिएगा, लेकिन तैयारी करते रहिए। ये वाला भी जो हमने आज किया है, अगर आपने रिकॉर्ड किया हो तो ठीक है, नहीं किया है तो इसको हम जो है ग्रुप पे भेज भी देंगे और रिकॉर्ड भी कर देंगे।
क्लियर है? सर ये यस सर सर। थोड़ा पूछना था। हैं? सर थोड़ा पूछना था, वो जी सर पढ़ाए हाँ, हैं। बोलिए बोलिए। जी सर, ये जो सीपीआई वाली जो रिपोर्ट है सर, हाँ हाँ। सर इसमें जैसे ये चाइना का 76वां स्थान है, तो सर ये अच्छा स्थान नहीं है ना सर, इंडिया से खराब है। नहीं नहीं, अच्छा अभी अभी इसको बता रहे हैं। जैसे ये तो इंडिया से देखो, जितना सीपीआई में आप बात समझो, आप सीपीआई में जो आप सीपीआई देख रहे हो, सीपीआई का मतलब यह है कि जो जीरो के जितना पास रहेगा वो उतना जरा करप्ट है, और जो जी सर। जीरो से जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है? जी सर। तो जी सर। अब जैसे रैंक की बात करो, अब रैंक की बात करते हैं। जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क सबसे ऊपर रैंक है और सबसे ज्यादा स्कोर है इसका, यानी जैसे इसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो रैंक में ऊपर होगा, क्योंकि 100 सबसे अच्छा है। तो ऐसे ही आप देख रहे हो 18th रैंक है इनका। ठीक है? तो ये भूटान ये बहुत अच्छा हुआ है इंडिया की तुलना में। और चाइना 76 है, वहीं इंडिया की कंडीशन देखो 93 है, तो 93 नीचे है और 73 और 18th ऊपर है। इसलिए ये इन देशों की स्थिति भारत से अच्छी है, यानी इनके यहाँ करप्शन बहुत कम है। भूटान में वैसे ही बहुत करप्शन कम है, चाइना में है लेकिन 76 है, यहाँ पे 96 है, सॉरी 93 है। हाँ 96 है, 96 है। जी सर। हाँ, समझ गए ना? जी सर। हम्म। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी को कोई और समस्या है तो बताइए। ठीक है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। हेलो? हेलो? जी सर। हाँ, आप लोग जो है एक टाइम डिसाइड कर लो। ठीक है? या तो आप 4 बजे का ही टाइम रखो, लेकिन फिक्स करो टाइम। टाइम आप फिक्स करो। अच्छा, हम देखो इस समय थोड़ी हमारे यहाँ थोड़ा माहौल दूसरा है, तो हमारे लिए भी आसान नहीं, लेकिन आप अगर एक टाइम फिक्स कर लोगे तो उस टाइम हम मैनेज करके कर लेंगे। लेकिन अगर टाइम फिक्स नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर बात ठीक है? तो किस कौन सा टाइम रखा जाए? रोशनी, आपस में बात कर लीजिए आप। सर और ठीक है, हम हाँ, बात कर लेंगे। और बात करके ग्रुप पे मुझे बता देना। ठीक है? क्योंकि हम जान जाएंगे भाई क्या है। ओके? ठीक है? यस सर। ठीक है।